2025 में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही कमोडिटी मार्केट में तेजी के संकेत दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि किसमें होगा ज्यादा रिटर्न, कौन बनेगा सुपरस्टार। और दोनों कीमती धातुओं की तुलना, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस और ट्रेडिंग रणनीति पर बात करेंगे कुंवर जी ग्रुप के रिसर्च हेड रवि दियोरा से। मैं हूं कमल शर्मा। रवि जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद। नमस्कार। रवि जी, नमस्कार। अमेरिकी महंगाई के डेटा बढ़कर आए, जिससे ब्याज दरों में कटौती की जल्दी संभावना कमजोर पड़ी है। और आज शाम पीपीआई डेटा और कोर पीपीआई डेटा है। बुलियन मार्केट पर क्या असर देख रहे हैं आप इसका? नमस्कार। डेफिनेटली काफी इम्पोर्टेंट हफ्ता है क्योंकि ये पूरे वीक का डेटा काफी आने है। लास्ट पूरा वीक ऐसा था कि डेटा कुछ इतने ज्यादा नहीं थे, और ये डेटा इस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मंथ एंड में लास्ट डे ऑफ दिस मंथ फेड की पॉलिसी है। एंड लगातार यूएस प्रेसिडेंट की ओर से कुछ दबाव हो रहा है, या अभी तो प्रेसिडेंट के साथ काफी सेनेटर्स है, वो भी मीन्स की फेड चेयर को प्रेस कर रहे हैं कि वो आगे इंटरेस्ट रेट में कुछ बड़ी कटौती करे। साथ में जो भी फाइनेंशियल कंपनी, लाइक कल वेल्स फार्गो के नंबर थे, जेपी मॉर्गन के यूएस के नंबर थे, उसके बाद जो कमेंट्स आया तो उसमें सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो फेड के इंडिपेंडेंस के लिए बात कर रहे हैं कि फेड को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल उसमें कम उसका रिस्क होना चाहिए। तो अगर फेड इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली अगर कुछ डिसीजन लेता है तो मेरे हिसाब से ये वीक काफी इंपॉर्टेंट है। सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा ऑलरेडी जो मंथ के लास्ट 2 से 3 स्पीच में फेड चेयर ने अपने हाईलाइट किया है कि जैसे जैसे टैरिफ लगते जाएंगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और अभी तो टैरिफ नहीं लगे, अभी तो टैरिफ लगने वाले 1 अगस्त से। अभी जो टैरिफ है उसमें सिर्फ अभी स्टील के इंपोर्ट पे, साथ में एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पे, ऐसे 2-3 कमोडिटीज है जिसमें यहाँ पे टैरिफ लगे। अभी सारे चीज पे टैरिफ 1 अगस्त से लगेंगे। उसके बाद इन्फ्लेशन मल्टीप्लायर होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रीजन फेड चेयर लगातार बता रहे थे वो वैलिड है। अगर फेड चेयर में कुछ चेंज नहीं होता, यही फेड चेयर रहते, तो मुझे लग रहा है कि डिस्पाइट ऑफ दिस आज पीपीआई के डेटा जो भी आए, बट जो सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स रीडिंग आए हैं वो थोड़े हॉकिश नंबर है, और इससे फेड अपने ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, ऐसा भी मानना चाहिए। और यही रीजन है जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मीन्स ये जो प्राइसेस में प्रॉफिट बुकिंग आए हैं शायद थोड़ा कंटिन्यू हो, बट ऑल ओवर रिस्क भी काफी प्रिवेंट है। सेफ हेवन डिमांड भी बनी है एंड आउट परफॉर्मेंस दोनों की ओर से। एक कॉमोडिटी है वो जो विनर होगी, बट अल्टीमेटली सिचुएशन वाइज ऐसा दिख रहा है कि आज जी। पीपीआई के डेटा, रिटेल सेल्स के डेटा कल आने हैं, साथ में जो कंज्यूमर के डेटा एंड इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस फ्राइडे आने। तो तीनों दिन कोई ना कोई डेटा, यूएस के अर्निंग सीजन है, तो आई थिंक डॉलर में इसकी इम्पेक्ट आएगी, वॉल्टालिटी आएगी। बट डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। बॉन्ड यील्ड भी अभी 4.5 के ऊपर 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड जाने को है। तो मुझे लग रहा है कि शायद अभी टाइम ऑफ कंसोलिडेशन होगा। आज से लेकर टिल फेड पॉलिसी आपको थोड़ा एक दायरे का व्यापार होगा। एक बड़ा रन अप ऑलरेडी गोल्ड सिल्वर ने ले लिया है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन के लिए रेडी रहना चाहिए। दोनों साइड के आपको ट्रेड मिलेंगे, पर अल्टीमेटली जिस हिसाब से अभी ट्रेंड एंड ट्रेड चल रहा है, नेगेटिविटी काफी प्राइस इन हो चुकी है। आज पीपीआई के डेटा के बाद और नेगेटिविटी प्राइस इन हो जाएगी। उसके बाद करेक्शन के चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। तो एक पॉजिटिव साइड कंसोलिडेशन माइंड में रख के आपको व्यापार करना चाहिए। जी। और रवि जी, अब हम देखें तो इस साल के समाप्त होने में अब 5.5 महीने का टाइम है, यानी दिसंबर अंत आने में। तो गोल्ड की प्राइस रेंज आप क्या देखते हैं इस पूरे पीरियड के लिए, क्योंकि घटनाक्रम आपको सभी पता है कि क्या हो रहा है। जरूर से जैसे टैरिफ मीन्स के एक्चुअल अप्लाई हो गया अगर, और अभी लग रहा है कि अभी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा क्योंकि लास्ट एग्जाम्पशन में काफी 2 बार उन्होंने अपने डेडलाइन वो डिले किए। अभी शायद अभी डील्स बनेगी नहीं बनेगी तो उसके ऊपर वो टैरिफ तो डाल ही रहे, आई थिंक लेटर्स भी लिखना स्टार्ट कर दिए। तो इस हिसाब से इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, और अगर फेड चेयर नहीं चेंज हुए तो आई थिंक ये इन्फ्लेशन पे कोई भी ब्याज दर में परिवर्तन की आप नियर टर्म में आशा ना रखें। शायद लग रहा है कि सितंबर से ये जो सीरीज है रेट कट की वो चालू होगी। एक आध से दो रेट कट आपको ये फाइनेंशियल ईयर में आते हुए दिखेंगे। तो आई थिंक ये जो डिस्पाइट ऑफ प्रेशर, क्योंकि काफी पब्लिक का सपोर्ट है फेड चेयर को, इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट है, तो इस हिसाब से वो अपने डिसीजन पे बने रहेंगे।
तो मुझे लग रहा है कि ये जो लास्ट 6 महीने की तेजी हमने देखी, 6 से 7 महीने, ऐसे आगे वाले 4-5 महीने नहीं होंगे। अभी ब्रॉडरली मार्केट कंसोलिडेशन करेगा थोड़ा पॉजिटिव वे में, बट ऑल ओवर कंसोलिडेशन का टाइम होगा। एंड दोनों साइड मुझे लग रहा है कि मूवमेंट होगी। एंड जो फैक्टर है आपको ध्यान रखना है, इसमें एक तो ट्रेड का जो इन्फ्लेशन पे इम्पेक्ट आएगा, वो अगस्त से बहुत ज्यादा आएगा। अगस्त वाले डेटा और सितंबर वाले डेटा हाई पे हो गए, उस पे भी मुझे लग रहा है कि ये फेड चेयर चांस नहीं लेंगे। अगर डॉलर इंडेक्स में ये करंट फेड चेयर रहे तो डॉलर इंडेक्स मुझे लग रहा है फिर से 99, 50, 100 तक अप्रोच हो सकता है। और रेंज में बात करें तो आई थिंक इंटरनेशनल प्राइसेस से गोल्ड के, उसमें ब्रॉडरली मुझे लग रहा है कि डाउन साइड जो सपोर्ट है, आई थिंक वो रहेगा 3200, 3250। ये सपोर्ट पूरे टाइम ये सस्टेन होगा। एंड जो रेजिस्टेंस है वो भी, यहाँ से मुझे $100 के ऊपर की तेजी नहीं दिख रही, मीन्स के 3450 एक रेजिस्टेंस रहेगा। एंड सिल्वर की भी बात करें तो वहां भी थोड़ा एज पॉजिटिव है। अभी मुझे लग रहा है कि सिल्वर ने 36 का एक नया बेस बना लिया है। एंड अपर साइड तो थोड़ा जैसे ही ये नॉर्मलाइज सिचुएशन होगी, आपको यहाँ पे अच्छी रिकवरी सिल्वर शायद बताए। तो मुझे लग रहा है कि अभी परफॉर्मेंस वाइज वैसे भी यही परफॉर्मेंस चल रहा है, बट ब्रॉडरली जो रेंज डोमेस्टिक मार्केट है, इसमें रुपए की वजह से मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक प्राइसेस आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होगा तो उसका सपोर्ट मीन्स के यूएसडी एनआर पेयर को मिलेगा। तो हम यहाँ पे एक्सपेंसिवनेस गोल्ड एंड सिल्वर की बढ़ सकती है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक प्राइसेस में जो गोल्ड है, वो डाउन साइड जो सपोर्ट है वो 96,000, 95,500, एंड एक बार 1 लाख तक के लेवल ऊपर दिखा सकता है। एंड सिल्वर की जो ब्रॉडर रेंज है, वो मुझे लग रहा है 1,06,000 नया बॉटम बन चुका है। एंड जो अपर साइड 1,25,000, तो यही रेंज में अगले 3-4 महीने गोल्ड एंड सिल्वर में व्यापार होता हुआ दिख सकता है। तो यार रवि जी, एक सवाल आता है कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं, उन्हें आप क्या चुनने की सलाह देंगे, गोल्ड या सिल्वर? मेरे हिसाब से पहले तो छोटे इन्वेस्टर है वो या तो मिनी माइक्रो में काम करें, क्योंकि प्राइसेस एंड क्वांटम उसका काफी बढ़ चुका है। तो अभी वॉलेटिलिटी एंड स्विंग्स, जितने जितने हम आगे जाएंगे स्विंग्स बढ़ेंगे। तो आप या तो ये करें, सेकंड है कि ऑप्शन का यूज करें, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम से आपका रिस्क प्रिवेंट होगा एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड बेटर होगा। तो जो छोटे इन्वेस्टर है वो ये दो चीज करें तो आपको रिस्क में काफी फर्क पड़ेगा। रिटर्न मीन्स के अगर एट द मनी प्रीमियम्स में करते हो तो रिटर्न वैसे ही मिलता है, और आपका कैपिटल भी कम यूटिलाइज होगा। तो मेरे हिसाब से पहले तो ये करें। सेकंड क्या ध्यान रखें, अगर छोटे इन्वेस्टर है, उसको अगर अब दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, गोल्ड एंड सिल्वर, तो मेरे हिसाब से उसको गोल्ड पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सिल्वर अपनी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी उसकी काफी बड़ी है। एंड वो एक दिन की स्विंग से 4-5 हजार रुपए की देता है। तो आई थिंक जो ट्रेडर्स है वो वहां पे ध्यान रखे। हालांकि ओवरऑल आउटलुक वाइज मुझे लग रहा है कि सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस के चांसेस थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। तो छोटे इन्वेस्टर को मीन्स के सेफ भी रहना है, एज वेल एज सिल्वर भी करना है, तो ऑप्शन वुड बी बेटर ऑप्शन। यहाँ पे स्प्रेड्स है वो खेले आप। फॉर एग्जाम्पल आप अभी 1,10,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो सामने 1,30, 1,35 दोपहर का आउट द मनी ऑप्शन बेचे, इससे आपको डीके का कम इफेक्ट होगा और आप एक स्मूथली वहां पे काम कर सकोगे। तो जी। छोटे इन्वेस्टर को वैसे प्रिवेंटिव अगर फ्यूचर से करना है तो गोल्ड ट्राई करें, बट आउटलुक वाइज मुझे लग रहा है कि सिल्वर वुड आउट परफॉर्म। यानी 2025 में जो सबसे बेस्ट गेनर होगा या जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है, वो सिल्वर है। जी, अभी भी मुझे लग रहा है कि 30% के गेन के बावजूद अभी भी सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। और हमने आगे भी जितने शो हुए, हमने लगातार सिल्वर में 1,11,000 का मैंने टारगेट दिया था पहले भी, मैं जब सिल्वर 90,000, 95,000 थी। और उसके बाद हमने लास्ट शो में टारगेट को रिवाइज करके 1,25,000 का किया था। लग रहा है कि वही हमारे टारगेट की ओर सिल्वर जा रहा है। एंड गोल्ड में एक प्रॉब्लम क्या है कि गोल्ड एक असेट क्लास है, सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी प्लस असेट क्लास प्लस जी। ऑर्नामेंट्स है। तो आई थिंक गोल्ड का जो यूज अभी हो रहा है, ये लेवल पे फिजिकल डिमांड नहीं बढ़ सकती, क्योंकि गोल्ड के जिस हिसाब से प्राइसेस है, आप मीन्स कि ये लेवल पे इतना बड़ा बायर कोई मिल नहीं सकता। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे फिजिकल डिमांड कम होगी और शायद ये जो स्पॉट में डिस्काउंट है वो बढ़ेंगे। तो इससे गोल्ड इतना क्वांटम में आउट परफॉर्म नहीं कर सकता। साथ में
हायर लेवल पे जो एसपीडीआर एंड अदर जो फंड हाउसेस है जिसने अपने पोर्टफोलियो में इन्फ्लेशन हेज या अपने पोर्टफोलियो में रिस्क हेज के लिए गोल्ड लिया है, वो उसमें काफी ट्रेड कर रहे हैं। और 99.5% इसका यूज मीन्स के ऑर्नामेंट्स या इंडस्ट्रियल है। बट इसका प्राइस का डिपेंडेंसी एसपीडीआर होल्डिंग पे ज्यादा है, सेंट्रल बैंक के परचेस पे ज्यादा है। और सेंट्रल बैंक क्या है कि अभी लास्ट ईयर जो सेंट्रल बैंक ने काफी बड़ी मात्रा में गोल्ड परचेस किया था, तो इसका भी एक अहम सपोर्ट मिला था। बट नेक्स्ट ईयर मुझे लग रहा है कि जो सेंट्रल बैंक की कंडीशन है वो इतनी साउंड नहीं है। फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक है, उन्होंने भी बड़ा गवर्नमेंट को डिविडेंड दिया था। फेड भी वहां गवर्नमेंट को डिविडेंड्स अच्छा दे रहे। साथ में क्रूड के प्राइसेस भी लगातार नीचे रहे, तो जो गल्फ के सेंट्रल बैंक्स का बाइंग आ रहा था वो थोड़ा कमजोर होगा। रशिया वॉर पे भी है, और आगे जाके उसके ऊपर नए सैंक्शन शायद यूएस अनाउंस करे, जी तो रशियन सेंट्रल बैंक की ओर से भी परचेस कम होगा। तो मेरे हिसाब से सेंट्रल बैंक के बाइंग कम होने एंड प्रॉफिट बुकिंग के अप्रोच से गोल्ड में हायर लेवल पर रेजिस्टेंस रहेगा। बट सिल्वर लगातार ये पांचवा साल है जो कमोडिटी डेफिसिट फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और आउट परफॉर्मेंस के चांसेस है। एंड FY 25 क्लोज होते हुए अभी भी सिल्वर में एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस आपको आता हुआ दिख सकता है। जी रवि जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे हम देखें ताजा जो डेटा है उसमें भारत से गोल्ड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट घटा है और डोमेस्टिक सेल भी जून महीने में गिर के आई है। लेकिन यहां मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि ट्रेडर्स के लिए कौन सी स्ट्रेटजी इस समय बेहतर है, ऑप्शन ट्रेडिंग, ईटीएफ या फ्यूचर्स? इन्वेस्टर के लिए सबसे पहले बात करें ट्रेडर्स के लिए तो कह जो रहा हूं। इन्वेस्टर, हाँ, ट्रेडर्स ETF में कुछ एडवाइजेबल नहीं है। ETF किसके लिए एडवाइजेबल है? जो अमित के अपना जो स्ट्रेटेजिकली वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल उसको ये लेवल पे गोल्ड पसंद नहीं है, बट वो एक SIP के फॉर्म पे गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं, इसके लिए ETF बेटर है। क्योंकि ETF डिलीवरेबल नहीं है, तो मेरे हिसाब से वहां पे अगर आपको 1000 यूनिट हुए ETF में, तो ही आप वहां पे डिलीवरी ले सकते हो, मीन्स की मिनिमम 1 kg की डिलीवरी आप ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा ट्रेडर के लिए इतना मंथ के फेवरेबल नहीं है। बट यस, आपको अगर ऑप्शंस है वो मेरे हिसाब से ट्रेडर के लिए अच्छे फेवरेबल है। एंड आप अगर इक्विटी के साथ कंपेयर करें तो जो ऑप्शन सेलर्स है उसके लिए ये काफी बढ़िया है। रिस्क ज्यादा है, बट रिस्क तो फ्यूचर में भी है। उसका एक जी एडवांटेज क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये लेवल पे गोल्ड महंगा लग रहा है, अभी 97,300, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 1000 पॉइंट का करेक्शन आएगा। तो जितने करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाइक 96 का आपने करेक्शन एक्सपेक्ट किया, तो 96,000 के पुट बेच दो, इसका एडिशनल 1000 पॉइंट का प्रीमियम होगा, तो आपका जो बाइंग कॉस्ट है वो 95,000 आ जाएगा। सिमिलर वे में जैसे आपको बाय हो गया, आप उसके सामने फ्यूचर के सामने ऑप्शंस या ऑप्शन के सामने आप सीधा कॉल बेच दो, तो आपकी धीरे धीरे कॉस्ट इतनी रिड्यूस होगी, एंड आप एक मीन्स के लॉन्ग टर्म के लिए इसमें ट्रेड कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है या थोड़े पोजिशनल ट्रेडर है, वो अभी फ्यूचर के सामने ऑप्शंस को भी करें। जो सिर्फ नेकेड फ्यूचर करते हैं उन फ्यूचर कर सकते हैं अगर उसके रिस्क एपेटाइट है, बट उसका सामने हेजिंग के लिए या बेटर प्राइसिंग के लिए आप ऑप्शन का यूज करें। एंड जो सिंपली वेनिला कॉल पुट कर रहे हैं, वो उसको भी एडवाइजेबल है कि वहां पे एक बार अमन्स के जो भी आप क्या करें, लास्ट जो 15-20 दिन है, लाइक आपने अभी एक्सपायरी हमारी जुलाई है, तो जुलाई के 15 दिन लास्ट, वो महीने का ऑप्शन ना प्ले करें, लाइक कि एक्सपायरी के टाइम वो टाइम डीके का बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। और मीन्स के 15 दिन में ऑप्शन के प्रीमियम्स जीरो होने के साइड जाएंगे अगर ये आउट द मनी है, तो जी यहाँ पे आपको लॉस होगा। तो वो ना आप उसमें फार कॉन्ट्रैक्ट में करें। तो उसके अलावा आप ऑप्शन प्ले कर सकते हैं। एंड मिनी एंड माइक्रो अवेलेबल है। अगर गोल्ड आपको मीन्स के आप बड़े प्लेयर का हो सकते हैं, आप एक गोल्ड बड़ा प्ले कर सकते हैं, तो आप माइक्रो मिनी से स्टार्ट करें और धीरे धीरे उसमें रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप एक्यूमुलेट करते रहे। तो एक लेवल से अभी अगले 4-5 महीने आप प्ले नहीं कर सकते, आपको हर एक लेवल पे एवरेजिंग का बेनिफिट लेना होगा। तो इस हिसाब से आप क्या करें कि एक गोल्ड बड़ा ना ले, उसके सामने 10 गोल्ड मिनी करें, एक माइक्रो सिल्वर ना, एक बड़ी सिल्वर ना करें, उसके सामने 6 मिनी सिल्वर करें। तो इससे आपका एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड होगा। एंड इससे आपका जो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि अभी मार्केट में रिटर्न तो है बट प्रॉब्लम रिस्क का है, तो रिस्क मैनेजमेंट वुड बी अ बेटर स्ट्रेटेजी अगले 5 महीने के लिए। जी रवि जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? आ, जो भी
मीन्स के हमने गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में चर्चा की। इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के अकाउंट्स में ये पोजीशन हो सकते हैं, क्योंकि हमारे हम मीन्स के एक्सचेंजेस के एक बड़े फिजिकल प्लेयर भी है। एक्सचेंजेस के सबसे ज्यादा डिलीवरी कुवर्जी उसमें डिलीवरेबल पोजीशन में प्ले करता है, तो वहां हमारी पोजीशन हो सकती है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर करें। ये आपका धन्यवाद, शुक्रिया रवि जी।